हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंस 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे इंडिया यूएई रिलेशनशिप के बारे में। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू यूएई टू इनॉग्रेट ए टेम्पल। तो उसी की रिगार्डिंग न्यूज़ है और काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल भी रहा है, तो इसको एक बार में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दैट मीन कई सारे एमिरेट्स की एक यूनियन से बना हुआ है। ये आबू धाबी है, दुबई, शारजाह, अजमान, फुजायरा, रास अल खमा, ये अल कुवैन। ओके, और सबके अपने अपने प्रिंस और किंग हैं। जो आबू धाबी की जो प्रिंस हैं वो पूरे यूएई के प्रेसिडेंट बने हुए हैं इस वक्त। राइट, इसलिए कई बार न्यूज़ में आता है कि दुबई के प्रिंस आ रहे हैं, अबू धाबी के आ रहे हैं, क्योंकि वो सब अपने-अपने अलग-अलग इनकी रॉयल्टी हुआ करती थी। सबने एक यूनियन बनाया और फॉर्मेशन में आया यूनाइटेड अरब अमीरात। अब देखिए ये पर्शियन गल्फ है। फिर यहाँ से जब हम लोग निकलते हैं तब मैं आपको बार-बार एम्फसाइज करता था कि यूएई पूरा है यहाँ पर, लेकिन ये जो एन्क्लेव है ना ये ओमान के अंडर में आता है। ये ओमान के अंडर में है, इसी को बार-बार एम्फसाइज करता हूं मैं। ये गलती मत करना कि पर्शियन गल्फ से हम निकलेंगे तो ये पूरा यूएई का नहीं, यूएई सिर्फ यहां तक है। ये जो व्हाइट में आप देख रहे हैं ये ओमान की टेरिटरी है, जो कि थोड़ा सा गैप के बाद आती है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं करंट अफेयर पे आने से पहले। हमारे रिलेशनशिप इनके साथ स्टार्ट हो गए थे सिंस 1966 इटसेल्फ, बट उस टाइम हमारे रिलेशन स्टैब्लिश हुए थे अबू धाबी के रूलर के साथ। 1971 में जाकर 1971 में फेडरेशन ऑफ यूएई एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, 1971 में, यानी कि जब हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही थी। उसके पहले सब के साथ अलग अलग डील करना पड़ता था हमें। तो इनका फेडरेशन बन गया 1972 में। हमने इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए। अब जैसा कि मैंने आपको न्यूज़पेपर में एम्फेसाइज किया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की लास्ट विजिट जो हुई थी यूएई में, वो 1981 में हुई थी इंदिरा गांधी जी की। इसके बाद डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी की विजिट हुई है 2015 में। तो इतना लंबा ये जो गैप है ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि हमने ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की है जब बात इस रीजन की आती है। सिर्फ यूएई की बात नहीं है, सऊदी, कतर जो भी है। क्योंकि हम लोगों के दो कंसर्न हमेशा रहे इस रीजन में। एक कंसर्न था विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। हमने हमेशा इस रीजन को पाकिस्तान के प्रिज्म से देखा और उन्होंने पाकिस्तान को ज्यादा गले भी लगाया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था इजराइल पैलेस्टीन इशू। नाउ सिंस 1948 जब से इजराइल एग्जिस्टेंस में आया था, गांधी जी ने सिंपल कहा था कि देखिए जूइश लोगों के साथ हमदर्दी है, जिनका प्रोसिक्यूशन हुआ वहां हिटलर के द्वारा जर्मनी में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पैलेस्टीन की जगह पर उनको बसाया जाए। तो गांधी जी उस टाइम अगेंस्ट थे। कांग्रेस भी ओवरऑल, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थोड़ा सा अगेंस्ट ही रही है। तो हमारा टिल्ट हमेशा पैलेस्टीन की तरफ थोड़ा ज्यादा रहा है। और इसका एक मेन रीजन, अब ये हिंदू मुस्लिम के एंगल से मत सोचना, जो कि हमेशा चलाया जाता है आप लोगों के बीच में। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल था कोल्ड वॉर। एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ था सोवियत, यानी कि यूएसएसआर, जिसमें से रशिया निकला है। यूएसए और यूएसए पूरी तरीके से सपोर्ट करता था इसराइल को। राइट, अब अगर इंडिया इसराइल के क्लोज जाता, हमने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी कब स्टैब्लिश करें? 1993 में जाके, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई उसके बाद। तब तक तो हमने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे भी नहीं थे। ओके, तो उसका मेन रीजन हिंदू या मुस्लिम या इंडिया में मुस्लिम वोट बैंक वो सब नहीं था जैसा कि मीडिया हाउसेस में चलाया जाता है। मेन रीजन था यूएसएसआर। यूएसएसआर ये मानता था कि इसराइल इज ए गेटवे टू यूएसए, और हमने फॉलो की थी नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी, कि हम किसी भी कैंप के पास नहीं जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे और दोनों के साथ प्रॉपरली इंगेज करेंगे डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, तो पाकिस्तान एक प्रिज्म था। कहीं न कहीं उन लोगों को हमदर्दी ज़्यादा थी, राइट्स जो हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ सिंपैथी ज़्यादा थी अरब स्टेट्स को। दूसरा, इज़राइल पैलेस्टीन का इश्यू, क्योंकि इंडिया ने स्टैंड पैलेस्टीन के फेवर में ज़्यादा लिया था, इज़राइल के फेवर में थोड़ा कम गया था। उसका मेन रीज़न था कोल्ड वॉर। क्लियर? तो इस वजह से हम लोग थोड़ा इस रीजन में कम एक्टिव रहे। तो 1981 में इंदिरा गांधी जी की विजिट के बाद अब जाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर विजिट करना शुरू किया। ठीक है, 2015 से शुरू हुआ और अब तक टोटल 8 विजिट कर चुके हैं, जिसमें से 3 तो पिछले 8 मंथ में ही आई हैं, इंक्लूडिंग एक विजिट कॉप समिट के लिए हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना एंगेजमेंट बढ़ाना शुरू किया इस रीजन में। अब देखते हैं कि हमने अभी हाल फिलहाल क्या क्या अचीवमेंट्स की है, क्या क्या एक्नॉलेज किया है। ठीक, सबसे पहले हमने 22 में हमने इनके साथ साइन किया सीपा।
एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और इसके अंदर हमने टारगेट रखा है कि हमें सर्विस सेक्टर का जो ट्रेड है उसे 115 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। सर्विस सेक्टर, सब वही पॉइंट्स आएंगे जो आप न्यूज़पेपर में सुनते आ रहे हो। उसके बाद हम आएंगे सिग्निफिकेंस और जो मेंस के लिए एनालिटिकल चीजें आपको जाननी चाहिए। सीपा, हमने टारगेट रखा है कि हम इसको 115 बिलियन डॉलर का सर्विस ट्रेड करेंगे बाय 2030। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली हमने। मैं आपको बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी सेपरेट लेक्चर दूंगा। ये मेंस स्टॉर्मिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग में आ जाएगा, मेंस 450 में नहीं आएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सबके लिए ओपन रहती है। नेक्स्ट इज, अब कुछ फैक्ट्स याद रखिए। यूएई हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, ओके। क्योंकि इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड वो सब तो अपनी जगह है, लेकिन अभी तक हमने क्या क्या अचीव किया है इसके साथ ये भी जानना जरूरी है। ओवरऑल ट्रेड गुड्स में हम लोग का टारगेट है कि ओवरऑल ट्रेड को हम 85 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे इन गुड्स, ओके। वो सर्विस सेक्टर का था। नेक्स्ट इज रुपे एंड यूपीआई को यहां पर इसने एक्सेप्टेंस दी है। रुपे कार्ड हमारा इंडिजिनस कार्ड है, जस्ट लाइक वीजा एंड मास्टर कार्ड। इसके अलावा दोनों ने मिलकर ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया है COP28 समिट के दौरान। ठीक, तो ये सब हुआ है अभी पिछले 1-2 साल में, जो आपका पूरा करंट अफेयर का पार्ट बनता है। क्लियर? अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ ना, ये मैंने एक लेक्चर बनाया था आपको मेंस 450 में अबाउट FTA 2.0। उसमें मैंने इसके फीचर्स कवर कर दिए थे, तो मैं यहाँ पर अपने आप को लिमिट रखूंगा, उसमें दोबारा नहीं जाएंगे हम। बाकी अगर उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन एक बार फिर से आपको रिवाइज कराने होंगे तो आई वुड से कि यहाँ पर हमने 80% गुड्स पर टैरिफ कम किया, राइट। हमने यहाँ पर टैरिफ रिड्यूस किया है ताकि कम से कम टैक्स लगे एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर। दूसरा, अराउंड इंडिया के 90% जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं यूएई में, उनको जीरो ड्यूटी एक्सेस दिया गया है। ठीक है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ेगा, राइट। देन हमारा जो नॉन ऑयल ट्रेड है, अब देखिए ऑयल तो ऐसा है कि वो कंपल्शन है, वो तो हमें खरीदना ही है, लेकिन जो नॉन ऑयल ट्रेड है वो भी बढ़कर 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ठीक, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसी नॉन ऑयल ट्रेड को हमने गोल रखा है अब कि इसको हम 100 बिलियन डॉलर बनाएंगे बाय 2030। ऑयल ट्रेड अलग चीज है, ठीक है, वो तो हम ही हमेशा लॉस में रहेंगे, बट नॉन ऑयल ट्रेड बढ़ता है, यानी कि ये दिखाता है कि इंडिया दूसरी चीजें भी एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारी दूसरी चीजों की भी रिक्वायरमेंट वहां पर है। क्लियर? इसके अलावा हम लोग कहाँ पर और कोलैबोरेट कर रहे हैं? आईएमईसी कॉरिडोर में कोलैबोरेट कर रहे हैं, राइट। तो ये मैंने आपको आज इस पे सेपरेट लेक्चर दे ही दिया है, पेंस 450 प्लस में, आईएमईसी में, ठीक। उसमें दोनों की पार्टनरशिप देखने को मिलती है। उसी तरीके से हम लोग ITU2 में भी पार्टनर्स हैं, इस पे भी मैं आपको सेपरेट लेक्चर ही दूंगा ITU2 पे, ठीक है। इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, ठीक। उसमें मेजर गोल क्या है? मेजर गोल है उसमें कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, उसमें पार्टनरशिप करेंगी चारों कंट्रीज, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा हमने और क्या किया था? यस, कल ही हमने देखा था रुपी दिरहम डील की है हमने। रुपी दिरहम यानी कि हम लोग अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हम अपनी जो रुपी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी उसमें भी फायदा मिलेगा। और दूसरा, डॉलर डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस पे भी हमने सेपरेटली मेंस 450 में लेक्चर किया है। डी डॉलराइजेशन, ठीक है, पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर पे जो डिपेंडेंस है वो भी कम होगी। क्लियर? फिर पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू जैसे आर्टिकल 370 जब हमने रिपील किया था, आर्टिकल 370 जब हमने रिपील किया था, तब यूएई ने कहा था कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। जबकि ये जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस थे, महबूबा मुफ्ती जैसे, उनका कहता था कि देखिए आपने अगर आर्टिकल 370 को टच किया ना तो ब्लड बाथ होगा पूरे कश्मीर में,
और उनको कहीं ना कहीं ये था कि पाकिस्तान के थ्रू पूरा अरब जो रीजन है वो इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, वो ऑयल ट्रेड करना बंद कर देगा इंडिया के साथ, वहां से इंडिया के ट्रेड शिप्स पास नहीं हो पाएंगे एंड सो। इतने सपने देखता था पाकिस्तान, और साथ में कश्मीरी पॉलिटिशियंस जो सेपरेटिस्ट टाइप के थे। ओके, तो यहाँ पर उन सबका दिल तोड़ा यूएई ने, और सऊदी अरेबिया ने भी ये कहकर कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर था। सिमिलरली अगर कल्चरल साइड पर भी अगर हम बात करें, तो एक सबसे बड़ा टेम्पल पहले बना दिया गया था दुबई में, फिर एक और बनाया जा रहा है अब अबू धाबी में, और इसके लिए लैंड पर्सनली डोनेट किया है खुद शेख साहब ने अबू धाबी के। राइट, तो ये इतनी चीजें करंट अफेयर्स में चल रही थी जितनी मैंने आपको यहां पर दिखाई है। इसमें कुछ भी नया नहीं था, ये वही सारे पॉइंट्स आए अभी तक। अभी और भी चीजें देखनी है, ये वही सारे पॉइंट्स आए जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो मेरे साथ। अगर ये आपके दिमाग में ऑलरेडी आ रहा था ना पहले से, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही जा रही है कि आप रिलेट कर पा रहे हो चीजों को। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई करनी है आपको यूपीएससी के लिए। चलिए सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये जो पूरा मिडिल ईस्ट रीजन है, एक तो ये पूरा थिएटर बना हुआ है वॉर का, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, हाउदी रेबल्स ने परेशान करके रखा हुआ है वहां से पूरे ट्रेड को, रेड सी में। दूसरा, ये हाउदी रेबल्स ने ही यमन में गदर मचाया, यमन में सऊदी अरेबिया ने बहुत बम्बार्डमेंट की, और ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं। ये आपका यूएई है, ठीक है, ये ओमान, और नीचे ठीक है ये सऊदी अरेबिया जहाँ पे हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट ये बम्बार्डमेंट करता है, और इसी के नीचे आ जाता है यमन। ठीक है, इसके अलावा इस पूरे रीजन में हिजबुल्ला एक्टिव है, इसमें हमास एक्टिव है, ठीक है, इसी में इस्लामिक स्टेट भी एक्टिव है, इसी में आपके कुर्दिश कुर्दिश मिलिटेंट्स भी एक्टिव हैं। कि पूरे रीजन की एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। और सबसे बड़ा इशू क्या बना, इंडिया को क्या लेना देना है सिक्योरिटी, लेना देना ये है कि सबसे ज्यादा केरल से रिक्रूट किए गए थे हमारे यहाँ के लड़के इस्लामिक स्टेट के द्वारा। कैसे? रेडिकलाइजेशन कैंपेन चलाकर हमारे यहाँ के लड़कों को रेडिकलाइज किया जाता। कई इस्लामिक स्टेट के मॉड्यूल ऑपरेट करने वालों को एनआईए ने अरेस्ट किया था जगह जगह से। नहीं, तो दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं ऑन इंश्योरिंग द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी। राइट, नेक्स्ट, काउंटरिंग पायरेसी एंड टेररिज्म। तो ये पूरा अरेबियन सी को ये लोग भी शेयर करते हैं, हम भी करते हैं, पर्शियन गल्फ को ये भी शेयर कर रहे हैं, और हम भी अपना काफी सारा ऑयल पर्शियन गल्फ से ही इंपोर्ट करते हैं। तो दोनों ही रीजन में दो चीजें प्रॉब्लम है, एक तो पायरेसी और टेररिज्म, वो तो इस पूरे रीजन को परेशान कर रहा है। ठीक, तो हम दोनों का आपस में जो कॉपरेशन हो सकता है इन चीजों को काउंटर करने के लिए, उसी के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं अलग अलग एक्सरसाइज। जैसे दोनों देशों की मिलिट्री परफॉर्म करती है डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है दोनों की। उसी तरह नेवल एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है जिसका नाम है जायद तलवार। यही सब चीजें प्रीलिम्स में आ जाती है, बताएं, क्योंकि इस रीजन में इतना कुछ हो रहा है कि प्रीलिम्स में यही सब चीजें पूछ लेता है। अब लास्ट में आप कोई पीडीएफ उठा के सभी देशों के साथ इंडिया जो एक्सरसाइज करता है वो रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी लास्ट में, दैट इज नियरली इम्पॉसिबल, क्योंकि यूपीएससी है यार, स्टेट पीएससी नहीं है। जायद तलवार ये नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन ये आर्मी की एक्सरसाइज है। उसी तरीके से एयरफोर्स भी करती है जिसका नाम है डेजर्ट ईगल, डेजर्ट ईगल। ठीक है, ये है हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज। क्लियर? थर्ड है एनर्जी सिक्योरिटी। अच्छा, मैं करंट में आपको एक चीज और बताना भूल गया था कि यूएई पहली कंट्री बना है ओवरसीज कंट्री जिसने इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, ठीक है, हमने मैंगलोर में बनाई है जगह अंडर द रॉक कैवन, तो इसमें यूएई अपना ऑयल स्टोर करेगा। सो ये ट्रस्ट दिखाता है दोनों देशों के बीच में कि कितना ट्रस्ट है। राइट, एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमारा सिक्स्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का। ठीक है, सिक्स्थ लार्जेस्ट। ठीक है, रशिया, इराक, वेनेजुएला इन सबको हटा के ये सिक्स्थ रैंक पर आता है। एंड इसका ट्रस्ट हम इसी से समझ सकते हैं कि इसने इन्वेस्ट किया है इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में। राइट, देन आगे चलते हैं, कॉपरेशन इन इंटरनेशनल फोरा। सी बात भले यूएनएससी की हो, ठीक है, या फिर आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, उसमें भी मेंबर हैं, I2U2 में भी हम दोनों मेंबर्स हैं, IMEC में भी मेंबर हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को।
और इसके पास बहुत फंडिंग है, ठीक है, बहुत फंडिंग है। ब्रिक्स ब्रिक्स बैंक, राइट, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है यूएई में। देन काउंटरिंग चाइना's इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट। नाउ सी, एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि चाइना क्या काम कर रहा है आजकल इस रीजन में, मीडिएटर का। याद कीजिए, सऊदी एंड ईरान की डिप्लोमेटिक डील कराई उसने। इससे क्या होता है कि ये चाइना ट्रस्ट गेन कर रहा है इस रीजन में। अभी तक इमेज बस ये थी कि चाइना कमर्शियल इंटरेस्ट से मतलब रखता है, वो इन्वेस्ट करता है, आपको कई बार डेट ट्रैप में भी फंसा लेगा, बीआर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। ओके, लेकिन अब चाइना एक मीडिएटर का भी काम कर रहा है। इस रीजन में ऑलरेडी ट्रबल कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, तो यूएसए ने तो एक क्लियर साइड ले लिया इसराइल का, तो अब उस पर ट्रस्ट नहीं रहा इतना। लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, पहले इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस था और आज भी है, ठीक है, बहुत पैसा लगा रखा है उसने इस रीजन में। लेकिन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी बढ़ाया जा रहा है अब चाइना का यहाँ पर। क्लियर? तो इसे काउंटर करना भी हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। इसी तरीके से एंगेजमेंट विद रीजनल ग्रुपिंग्स। अब रीजनल ग्रुपिंग में सबसे ज्यादा अगर कोई नाम हमें परेशान करता है तो वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ठीक है, आई टोल्ड यू इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री। उसके बाद भी हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन में मेंबर नहीं बनाने दिया। क्यों? दो कंट्रीज की वजह से, एक पाकिस्तान एक टर्की, जिनको लगता है कि नहीं, इंडिया को नहीं होना चाहिए मेंबर। एक बार हमें ऐसा चीफ गेस्ट बुलाया गया यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी मतलब वहां पर जिस तरह का ट्रीटमेंट हुआ इंडिया के साथ, वो अच्छा नहीं था। बल्कि कुछ एनालिस्ट ने तो ये तक कहा था कि इंडिया को क्या जरूरत थी ऐसे इंसल्ट कराने की अपनी। दूसरा है गल्फ कॉपरेशन, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ठीक है, इसके साथ भी हम लोग एफटीए करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वही सब प्रॉब्लम आ जाती है कि इस रीजन में सभी कंट्रीज हमारे साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रख रही हैं। सब हमसे उतना अच्छा रिलेशन नहीं रखती है। एग्जाम्पल टर्की, टर्की कश्मीर इशू पे हमेशा पाकिस्तान का साइड लेता रहा। तो यूएई जो कि एक अच्छी इन्फ्लुएंशियल कंट्री है इस रीजन की, इसके थ्रू हमें इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमने ऊपर ऑलरेडी काफी चीजें देख ही ली है। ठीक है, सारे फैक्ट्स आपको दे दिए हैं, वो आप लोग खुद लिख लोगे। हमारे जो भी टारगेट्स वगैरह हमने रखे हैं, सीपा सीपा हमने इनके साथ साइन कर लिया है। हमारा डायस्पोरा ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन लोगों का डायस्पोरा है। ऑलमोस्ट यहाँ की 30% पॉपुलेशन जो अबू धाबी की है वो इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, इंडियंस आर द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन यूएई। ठीक है, मोस्टली इन रियल एस्टेट लार्जेस्ट इन्वेस्टर। और इवन अगर आप सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी देखने जाओगे ना, तो वो यूके है। और वो यूके में भी मोस्टली इंडियन ओरिजिन लोग ही हैं, उन्हें बहुत पसंद है दुबई अबू धाबी। ओके, $100 बिलियन के नॉन ऑयल ट्रेड का हमने लक्ष्य रखा है बाय 2030। ओके, सर्विस सेक्टर का लक्ष्य है $150 बिलियन। ठीक, ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस हमने समझा। आगे चलते हैं चैलेंजेस पर। चैलेंजेस भी हैं ऊपर ना, और सिग्निफिकेंस में आप वो कल्चरल वगैरह खुद से लिख लेना, टेम्पल की जमीन एंड ऑल, वो सब कल ही हमने न्यूज में डिस्कस किया है, सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन दैट। नेक्स्ट इज चैलेंजेस। एक तो होते हैं ट्रेड बैरियर्स और दूसरे होते हैं नॉन ट्रेड बैरियर्स, जो कि आप पे लगा दिए जाते हैं इन द नेम ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। यहाँ पे मैंगो बहुत पसंद है इन लोगों को इंडिया के, लेकिन कई बार हमारे मैंगोस रिजेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर ये कह के कि यार इसमें आपने ना केमिकल बहुत ज्यादा यूज किया, जैसे पेस्टिसाइड्स का कंसंट्रेशन हमें बहुत ज्यादा मिला है। ये बनते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। ओके, या आप कह सकते हो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, कि आपका जो प्रोडक्ट आया है ना वो सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है, इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। तो ये एसपीएस एंड टीबीटी के नाम पर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं, और इस वजह से भी हमारे ट्रेड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट्स स्पेशली स्पेशली इंडिया को काफी अफेक्ट हुआ है इन द नेम ऑफ दिस नॉन टैरिफ बैरियर्स। हमारी जो पोल्ट्री है वो बहुत ज्यादा रिजेक्ट होते हैं। पोल्ट्री हो गए, मीट हो गए, या प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि हमारे यहाँ की टेस्टिंग का लेवल तो आप जानते ही हैं। एफएसएसआई सब कुछ ही कहता है हमने सेफ्टी स्टैंडर्ड टेस्ट कर लिए, सब कर लिए, पर सब जानते हैं। एक रिपोर्ट हुई थी, उसमें इंडिया के सारे जो हनी थे सब फेल हो गए थे, एवरी, कोई पास नहीं हुआ था। एक सफोला का था जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक आया था, बाकी सब फेल हो गए थे। ठीक है, उसके बाद ही हमारे यहाँ ये सब चीजें बिकती हैं। पतंजलि की आधे से ज्यादा चीजें वर्स्ट हैं। आर्मी ने तो अपनी कैंटीन से भी हटा दिया था, आर्मी ने कहा था हम अपनी कैंटीन में अलाउ नहीं कर सकते, ये प्रोडक्ट्स बहुत पुअर क्वालिटी के हैं। राइट, उसके बाद कोविड की दवाई भी लॉन्च कर दी थी बाबा ने थोड़े दिन में ही, और खुद
हमारे हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च करने गए थे। उसके बाद जब पूछा गया कि सैंपल दीजिए, आपने टेस्टिंग की है क्या आपने, ठीक है, क्या इसके क्या रिजल्ट आए, तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो हमने बस इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है, ये कोविड की दवाई नहीं है। तो फिर कोविड की दवाई बोल के आपने क्यों लॉन्च किया? ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमारे यहाँ होती हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें इंटरनेशनल लेवल पे फील होता है। चाइना चेकबुक डिप्लोमेसी। चेकबुक डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट होगा तो इंडियन कंपनीज भी बिडिंग कर रही होंगी, राइट, चाइनीज कंपनीज भी बिडिंग कर रही होंगी, लेकिन हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो क्राउड आउट हो जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि चाइना की जितनी बड़ी पॉकेट है उसके सामने इंडिया नहीं टिक पाता है। ठीक है, और ये कहता है कि आपको लोन चाहिए ना, मैं आपको लो इंटरेस्ट पे दूंगा। छोड़िए आप इंडिया को, छोड़िए आप वर्ल्ड बैंक आईएमएफ को भी छोड़िए, मुझसे लो इंटरेस्ट पे लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे उसको डिप्लोमेटिकली अपनी पावर बढ़ाने का मौका मिलता है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इसको काउंटर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, इसराइल अरब ईरान कन्फ्लिक्ट। नो सी, ये ओस्लो अकॉर्ड और अब्राहिम अकॉर्ड, इसके थ्रू अरब इसराइल को पास लाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। बट हुआ क्या? हमास का अटैक हुआ, इसराइल ने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करा, और अब तक वो ऑफेंसिव चल ही रहा है महीनों से। 27,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो अरब इस वक्त तो इसराइल से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ईरान। ईरान की जब बात आती है तो शिया सुन्नी का मैटर निकल आता है। ईरान है शिया कंट्री, अरब है पूरा का पूरा सुन्नी कंट्री। एक तो दोनों में पहला कॉन्फ्लिक्ट तो ये बना था कि रीजनल हेजमॉन कौन होगा, इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप कौन लेगा, दैट इज फर्स्ट। सेकंड इज शिया। अब सऊदी अरेबिया यमन में बम्बार्डमेंट कर रहा है इन दी फेवर ऑफ सुन्नी गवर्नमेंट, और दूसरी अपोजिशन में कौन बैठा है फाइट करने के लिए? हाउदी रेबल्स बैठे हैं, वो शिया ग्रुप है, उनको सपोर्ट कर रहा है ईरान, राइट। तो ये एक तो इनके बीच में, अब इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हम इस बॉर्डर को नेविगेट कैसे करें? हम इसराइल के करीब जाएं या अरब के करीब जाएं या फिर ईरान के करीब जाएं? ठीक है, तो अब हमारा, हाँ, जो गोल होना चाहिए वो तो यही हो सकता है कि इसराइल, अरब एंड ईरान, इन तीनों के रिश्ते सुधरें। इसराइल अरब की सुधारने की कोशिश कर रहा था यूएसए, बट बैडली फेल हो गया, ठीक है, थैंक्स टू हमास। उसी तरीके से अरब ईरान के रिश्ते सुधरवाने की कोशिश किसने की? चाइना ने। और हमें ठीक भी लगा वो, कि चलो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए तो कम से कम अब हमें डील करने में दिक्कत नहीं होगी, हम दोनों के साथ एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, बट वो रिलेशन और खराब हो गए ड्यू टू हाउदी रेबल्स। तो इंडिया के लिए बहुत वाटर टाइट वाली सिचुएशन है कि कैसे डील करें इन सबके साथ, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। अगला चैलेंज बनता है कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम क्या करता है कि वहां की जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको पूरा राइट दे देता है, जो वर्कर्स आते हैं इंडिया के यहाँ पर, उन पे कंट्रोल करने का पूरा राइट। ठीक है, उनके पासपोर्ट वगैरह भी जब्त कर लिए जाते हैं, दो वो प्रैक्टिस इलीगल है, उसके बाद भी ये सिस्टम एज इट इज चला जा रहा है। ये कफाला सिस्टम का मतलब ये है कि आप उनकी मर्जी के बिना ना आ सकते हो ना जा सकते हो। वही आपकी वर्किंग आवर डिसाइड करेंगे, वही आपकी सैलरी डिसाइड करेंगे, आप उसको बीच में नेगोशिएट कर नहीं सकते। यानी कि जो भी इनको लेके आया है ना उसका पूरा राइट बन जाता है। तो आप इसको कह सकते हो कि दिस कफाला सिस्टम हैज बीन टर्म्ड एज मॉडर्न डे स्लेवरी। तो इंडिया के बहुत वर्कर्स यहाँ काम करने जाते हैं, कई तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते बनाते डेथ भी हो जाती। कतर में जब अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, तो वो स्टेडियम बनाने में कई इंडिया के मजदूर थे जो ऊपर से गिर के मर गए थे। ठीक है, बिना सेफ्टी, बिना प्रिकॉशन के उनसे काम कराया जा रहा था। बट ना वहाँ की गवर्नमेंट बताती है ना हमारी गवर्नमेंट बताती है। कभी न्यूज़ में आ गया तो आ गया। दूसरा, पाकिस्तान प्रिज्म। पहली बात तो हमें अब इसको, क्योंकि जब यूएई ने कह दिया कि कश्मीर जो था आपका इंटरनल मैटर है, तो पाकिस्तान से के प्रिज्म से देखना बंद करना चाहिए इसे। ठीक है, देखो पाकिस्तान है वो हमेशा मांगता रहता है, तो यूएई उसको बहुत लोन देता है यहाँ पर। इवन पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर वेपन भी बनाया ना, तो उसके लिए सबसे ज्यादा फंडिंग सऊदी अरेबिया यूएई ने ही दी थी पाकिस्तान को। अफगानिस्तान पे जब रशिया ने इन्वेट किया था 1979 में, और 10 साल रहा था रशिया वहां पर, तो जो मुजाहिदीन खड़े किए गए थे, उसके लिए पाकिस्तान ने सिर्फ आदमी दिए थे, गलती से पैदा हो गए थे बच्चे, वो दे दिए उन्होंने कि ले जाओ। ठीक है, अमेरिका ने हथियार दे दिए, हमारे पास हथियार बहुत है। यूएई सऊदी अरेबिया ने पैसे दे दिए, ये लो बन गया मुजाहिदीन, और रशिया के अगेंस्ट वॉर की उन्होंने अफगानिस्तान में। 10 साल बाद रशिया भाग गया। फिर वही मुजाहिदीन जब यूएसए पे भारी पड़े, ओसामा बिन लादेन के टाइम, तब फिर अमेरिका ने उन्हीं को मारना शुरू किया, आके अफगानिस्तान इन्वेड किया। ओके, तो पाकिस्तान लोन के थ्रू तो हमेशा यूएई इसकी मदद करता रहेगा, तो हमें वो चीज माइंड नहीं करनी चाहिए। एक कंट्री मल्टीपल कंट्री के साथ एंगेजमेंट करती है आज के टाइम में, दिस इज अ फैक्ट। हम भी तो ईरान के साथ एंगेज कर ही रहे हैं ना।
चलिए, तो फर्दर स्टेप्स क्या लेने चाहिए? सी, पहली बात तो ये है कि हमें अपना इकोनॉमिक एंगेजमेंट इनके साथ और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। वी शुड इंक्रीज आर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वहाँ के प्रोजेक्ट्स में हम और ज्यादा इन्वेस्ट करें, वहाँ के रियल एस्टेट में जो हमारे लोग जाते हैं वो और ज्यादा इन्वेस्ट करें। और ये इन्वेस्टमेंट अगर हम चाइना को अकेले काउंटर नहीं कर सकते तो हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग लेकर आए थे अफ्रीका एशिया पार्टनरशिप जापान के साथ मिलके, उसी तरीके से यूएसए है आपके पास जापान है, ठीक है। इस तरह की कंट्रीज हैं आपके पास, तो आप मिलकर इन्वेस्ट कीजिए। किसी प्रोजेक्ट के लिए हम मिलकर बिडिंग कर सकते हैं, ताकि वो कभी आपको साइडलाइन ना कर सके चाइना, राइट। बट ये भी सच है कि पूरी G7 कंट्री भी अगर पूरा इन्वेस्ट करेंगी ना फंड, तो उससे ज्यादा फंड चाइना के पास पड़ा है। $4 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व है उसके पास, हमारे पास जस्ट 600 बिलियन समथिंग। मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट जरूरी है, ठीक? ऐसा नहीं है कि हम ईरान के साथ एंगेज नहीं कर सकते या इसराइल के साथ एंगेज नहीं कर सकते, अगर हमें अरब वर्ल्ड के साथ करना है तो नहीं। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड, इंडिया को भी अपने कंसर्न्स को रेज करने चाहिए कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की नीड है, हमें जरूरत पड़ती है, हमारे पास थ्रेट है पाकिस्तान चाइना टू फ्रंट वॉर का, इसलिए हमें इसराइल के साथ वेपन डील एंड ये सब करनी पड़ती है। ये सब तभी होता है जब आप उनके साथ कांस्टेंट एंगेजमेंट करो, अपने कंसर्न्स अपने इश्यूज उनके साथ रेस करते रहो, राइट। वो चीज करनी चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन रहना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए कुछ। डोंट नो व्हाट क्या हो जाता है। कुछ ट्रांसपेरेंसी एंड कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए इन दिस नॉन ट्रेड बैरियर्स। आखिर आप किस बेसिस पे लगा रहे हो, आपको कितना पेस्टिसाइड कंटेंट अलाउ है आपके यहाँ पर, ठीक है। आप टेस्टिंग कीजिए हमारे इसकी, और उसके बाद बताइए क्या हमारे उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू ज्यादा था जेन्युइनली, ठीक है। तो ये सब अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट डू इट ट्रांसपेरेंटली, ताकि उस चीज को हम फिर देख सकें। आपको किस लेवल का सर्टिफिकेशन चाहिए आप वो बताइए, इस तरीके से रिजेक्ट नहीं। उसी तरीके से हमें 2+2 डायलॉग्स हम लोग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ, साउथ कोरिया के साथ, right? तो ये हमें इनके साथ भी करना चाहिए। 2+2 यानी कि फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि थ्रेट सेम है, इनके रीजन में टेररिज्म बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ साउथ एशिया में सबसे बड़ा अगर कोई विक्टिम रहा है टेररिज्म का तो वो इंडिया ही है, राइट। तो टेररिज्म, और फिर इस रीजन से ही सारा ट्रेड पास होता है इंडिया का, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी हम इस पर डिपेंड है। तो वी शुड मेक श्योर कि टेररिज्म एंड पायरेसी पर हम लोग आपस में 2+2 डायलॉग स्टैब्लिश कर सकें। रशिया के साथ भी कर रखा है हमने। इसके बाद यूएई ने लॉन्च किया अपना विजन 2021। ये करना चाहता है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई, सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने वहां पर आपको एम्फेसाइज किया था नॉन ऑयल ट्रेड, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप्स, फिनटेक, ओके, इन सब में वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, तो हमें उसके साथ इस पे एंगेज करना चाहिए, सिर्फ ऑयल पे फोकस नहीं करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, सोलर वोलार पे वो भी करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स में, उसी तरीके से फिनटेक, ठीक है, एडटेक। हाँ, हमने वहां पे एक पॉइंट और मिस किया था, आईआईटी दिल्ली का कैंपस। आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस खोला है अबू धाबी में, तो आप देख रहे हो ये सारे पॉइंट जितने भी आंसर में आएंगे, ये सब आपने करंट अफेयर में पिछले 1-2 दिन में डिस्कस किए हैं हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, नहीं रट सकते आप ये सब, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप लास्ट में याद कर लोगे। लेकिन अगर न्यूज़पेपर आपने थॉरोली फॉलो किया तो ये सब चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी, देन यू विल रियलाइज कि वाओ, यू आर ऑन राइट ट्रैक, ओके, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर लर्निंग। नेक्स्ट इज कफाला सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज नथिंग इज मोर देन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये मॉडर्न डे स्लेवरी के नाम पर इस तरह की चीजें नहीं चलनी चाहिए। तो कतर एक देश है, उसने तो प्रॉमिस भी किया था सबको कि मैं इस कफाला सिस्टम को एंड करूंगा अपने यहाँ पर, ओके। तो ये हमने कुछ स्टेप्स देख लिए, चैलेंजेस देख लिए, सिग्निफिकेंस देख लिए, इस बॉक्स में पूरा करंट अफेयर से रिलेटेड इशू देख लिया हमने जो भी था, ठीक है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एंगल जाना। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। इसी तरीके से हम जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो भी हमें जरूरत पड़ेगी फॉर मेंस 24, उसको अभी से तैयार करते चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज चल रही है, वो अपने तरीके से चलती रहेगी, ओके। द गोल इज कि आपका प्रीलिम्स पास हो और आप सबको मेंस देने का मौका भी मिले, ऑलराइट। सो डू जॉइन दिस मेंस सीरीज, इट कम्स एट, अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं इट कम्स एट 1000 रुपीज मंथ, एंड अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इट कम्स एट 6000 रुपीज मंथ, ओके, दैट विल कॉस्ट यू हार्डली 500 रुपीज मंथली, okay. So that's it for this session. I hope you like and enjoyed this session. So thanks for joining, have a great day and keep learning.